हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में लौकिक साहित्य के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ब्राह्मण ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ या फिर जैन ग्रंथ के बारे में अच्छे से बता दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में यूट्यूब पर पड़ी हुई आप जाके देख सकते हैं। तो अब देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ के अलावा भी कुछ ग्रंथ हैं जिनको लौकिक ग्रंथ या लौकिक साहित्य कहा गया है। मतलब ये धर्मनिरपेक्ष हैं, किसी धर्म से संबंधित नहीं है। ये उस टाइम के समाज, शासन, अर्थव्यवस्था, राजनीति के बारे में जानकारी देते हैं, तो इनको लौकिक साहित्य कहा गया। मतलब इनका किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। जैसे पहले हमने देखा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, उन सबसे ये अलग है। तो इनके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। लौकिक साहित्य, देखिए, लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। यानी कि जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं या अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ हैं या फिर किसी की जीवनी, तो उन सभी को मिलाकर के हम लोग क्या कहते हैं, लौकिक साहित्य। जीवनियों को शामिल किया जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में जैसे हम बात करें अर्थशास्त्र की, तो इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य। कौटिल्य को हम लोग चाणक्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी इनका एक नाम है। तो आप विष्णुगुप्त कहिए, चाणक्य कहिए, कौटिल्य कहिए। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। तो जो अर्थशास्त्र है, इससे हमें किस बारे में जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब एक और रचना है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, इसको लिखा कल्हड़ ने, कल्हड़। इसका भी विशेष उल्लेखनीय है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम साक्ष्य है। मतलब प्रथम कृति है या प्रथम ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया है। ये प्रथम ऐतिहासिक कृति है जो संस्कृत में लिखा गया है। तो इसको याद रखना, राजतरंगिणी। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन किया गया है। तो अब मैं इसको बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। देखिए, कल्हड़ जो है, इन्होंने राजतरंगिणी लिखा है और इसमें जो है कश्मीर के बारे में वर्णन किया गया है। कश्मीर में जितने भी शासक हुए हैं आदिकाल से लेकर, मतलब शुरुआत से लेकर के 1191 ईस्वी तक जितने भी शासक और राजवंश कश्मीर में हुए, उन सभी के बारे में वर्णन कौन सा ग्रंथ करता है, तो राजतरंगिणी। और किसने लिखा है, कल्हड़ ने। अब देखिए, अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में बात करें तो पाणिनि की अष्टाध्यायी हो गई। पाणिनि लेखक है और उनकी रचना कौन सी है, अष्टाध्यायी। कात्यायन की वर्तिका, तो वर्तिका ये है रचना और ये है रचनाकार। ये अर्ध ऐतिहासिक है। पाणिनि के अष्टाध्यायी, कात्यायन की वर्तिका, पतंजलि का महाभाष्य, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस तथा कालिदास कृत मालविकाग्नि मित्रम, यानी कालिदास की एक रचना है मालविकाग्नि मित्रम। तो ये सब अर्ध ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष कृत बुद्ध चरित्र, अश्वघोष ने एक जीवनी लिखी है बुद्ध चरित्र, बुद्ध के बारे में। फिर है बाणभट्ट का हर्षचरित, इन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। वाकपति का गौडहो, इसमें ध्यान में ये रखिएगा कि कौन से रचनाकार है और कौन सी रचना है। जैसे वाकपति का गौडहो, तो इसमें वाकपति जो हैं ये रचनाकार हैं और इनकी रचना है गौडवहो, एक जीवनी है। विल्हड़ का विक्रमांक देव चरित, संध्याकर नंदी कृत रामचरित। देखिए, रामचरित मानस नहीं लिखा है। अगर कहीं एग्जाम में पूछ ले कि रामचरित की रचना किसने की, तो संध्याकर नंदी। अगर रामचरित मानस, तो फिर आप तुलसीदास बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ है रामचरित, तो इसकी रचना संध्याकर नंदी। और कुमारपाल चरित की रचना हेमचंद्र ने की है, तो हेमचंद्र कृत कुमारपाल चरित। जयानक कृत पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की है, जयानक ने। तो ये सब महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जीवनियाँ हैं, इसको आप याद कर लीजिए एक प्रकार से।
अब यहाँ हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको एक एक रचना के बारे में कि किस रचना से क्या जानकारी प्राप्त होती है। जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है ये एक व्याकरण ग्रंथ है, तो व्याकरण के बारे में हमको जानकारी मिलती है, बेसिकली संस्कृत व्याकरण के बारे में। फिर है एक रचना है मुद्रा राक्षस, इसके लेखक हैं विशाख दत्त, इसमें हमें मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की है और इसमें हमें पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। कथासरित सागर सोमदेव ने लिखा है, सोमदेव ने कथासरित सागर लिखा है और मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। फिर एक रचना है बृहत कथा मंजरी, इसके रचनाकार हैं क्षेमेंद्र, मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र, इसके रचनाकार कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त हैं। मैंने बताया था मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है, बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है नीतिसार, ये याद रखना, इसके रचनाकार कामंदक हैं और गुप्तकालीन राजतंत्र पर कुछ प्रकाश पड़ता है, यानी गुप्त काल के बारे में जानकारी नीतिसार से मिलती है, जिसके रचनाकार कामंदक हैं। मालविकाग्निमित्रम, इसके रचनाकार कालिदास हैं और शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है मृच्छकटिकम के रचनाकार या लेखक शूद्रक हैं और गुप्तकालीन समाज का वर्णन इसमें किया गया है। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं, इसमें हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। रामचरित के लेखक संध्याकर नंदी हैं, इसमें बंगाल के शासक रामपाल की विजय का वर्णन है, यानी पाल वंश का वर्णन इसमें किया गया है। ये जो रामचरित है इसके रचनाकार संध्याकर नंदी हैं, इसमें बंगाल के शासक रामपाल यानी पाल वंश के शासक हैं, तो पाल वंश का वर्णन रामचरित में किया गया है। पृथ्वीराज रासो, इसके रचयिता चंद्रवरदायी हैं और इसमें पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन है। फिर है राजतरंगड़ी, इसके लेखक कल्हड़ है और कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी मिलती है। अब देखिए यहाँ एक चीज़ देख लीजिए, ये है पृथ्वीराज रासो और इसके लेखक चंद्रवरदायी। पृथ्वीराज रासो याद रखना, ये रासो, और एक और रचना है ऐसी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पृथ्वीराज विजय है, वो पृथ्वीराज रासो था चंद्रवरदायी और ये पृथ्वीराज विजय जयानकृत। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने आज लौकिक साहित्य के बारे में बात कर लिया। अब इसके बाद कुछ यात्रियों के बारे में बात करना है जो प्राचीन काल में आए थे, जैसे रोमन यात्री हो गए, यूनानी हो गए, चीनी यात्री हो गए, अरबी हो गए, तो उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद जो है हम लोग सीधे पाषाण काल पे चलेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पे आईडी दी हुई है। टेलीग्राम से जुड़ना है तो भी यहाँ पे दिया हुआ है, माई यूनिक अकेडमी आपको सर्च करना है, चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर टेलीग्राम हो, आपको हमारी आईडी मिल जाएगी, वहाँ से आप हमको फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।